वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जीएस फर्स्ट के लिए जो आयोग द्वारा निर्धारित सिलेबस है, कुल मिलाकर उसमें 7 टॉपिक दिए गए हैं। तो उसमें जो दूसरी टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक के अंतर्गत 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में सेट ए से पूछे गए प्रश्नों की हल सहित विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। इससे पूर्व वीडियो के पार्ट 1 यानी 2021 का जो है इस टॉपिक से संबंधित वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और यह वीडियो का पार्ट 2 देखते हैं जो इस संदर्भित टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए प्रश्नों के हल सहित विस्तृत व्याख्या को देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें जो इस टॉपिक संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकूम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला इसमें है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो इसका आंसर जो है वह यानी 1, 2 दोनों सही हैं। इस हिसाब से इसका आंसर जो है सी है, यानी इसका सी आंसर है, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। इसको देखें, इसकी व्याख्या के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। तो जो वायकूम सत्याग्रह जो है यह जो है 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझावा कांग्रेसी नेता टी के माधवन द्वारा वायकूम सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। यानी इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि यह 1924-25 ईस्वी में चलाया गया, केरल के त्रावणकोर राज्य में चलाया गया और इसमें एझावा के एक कांग्रेसी नेता टी के माधवन द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। इंपॉर्टेंट है इसमें अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग की गई। नायर जैसी अन्य जातियां भी इस सत्याग्रह में सम्मिलित हुई, लेकिन मार्च 1925 ईस्वी में जब सरकार ने अछूतों के लिए पृथक सड़कों का निर्माण करा दिया, तब 20 माह के संघर्ष के उपरांत यह आंदोलन समाप्त हो गया। और इसको विस्तृत रूप से देखें तो इसमें जो है केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली हुई थी। कई सुधारवादी और बुद्धिजीवियों ने, जिसमें नारायण गुरु, इंपॉर्टेंट है, नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन जैसे लोग शामिल थे। अभी हमने देखा कि टी के माधवन ने ही वायकूम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। माधवन जैसे लोग शामिल थे, इनके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। त्रावणकोर के गांव, यानी ये गांव है वायकूम जो है या वायकोम जो है या त्रावणकोर जो केरला में एक गांव है, इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता था। कांग्रेस यानी केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। वायकूम सत्याग्रह पूरे देश में फैला। रामास्वामी नायकर ने मदुरै के एक जत्थे का नेतृत्व किया है। नोटेड पॉइंट है कि इसमें राधा स्वामी नायकर जी जो हैं, इसमें यह मदुरै यानी केरल के एक जत्थे का नेतृत्व किया। और अभी हमने देखा केरल में जो त्रावणकोर था उस क्षेत्र का जो नेतृत्व किए थे, अर्थात वायकूम का नेतृत्व किए, वो टी के माधवन जी किए थे। 1925 यहाँ इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट जो दिया गया इसमें यह है कि 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहाँ की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहाँ की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गई, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित रहा। यानी कहने का आशा ये हुआ कि इस संबंधित सत्याग्रह में गांधी जी प्रवेश किए 1925 ईस्वी में और वह त्रावणकोर गए। तो ये दोनों ही कथन जो दिए गए हैं सही है, यानी इस हिसाब से इसका आंसर सी सही है। इस संबंधित टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 71 है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर डी है, आगस्त काम्टे ने। यानी आगस्त काम्टे ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सिद्धांत क्या था? सामाजिक सिद्धांत की 3 अवस्थाएं का सिद्धांत, यानी सामाजिक विकास में जो 3 अवस्थाएं हैं उसका सिद्धांत जो है आगस्त काम्टे ने दिया। आगस्त काम्टे जो हैं यह एक फ्रेंच फिलासफर हैं या फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इनको आगस्त काम्टे को जो है समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। यानी आगस्त काम्टे जो है समाजशास्त्र के पिता हैं या इनको पिता कहा जाता है। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 75 है और यह है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। इसका आंसर बी है, 1901 ईस्वी में। इसको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। धन निष्क्रमण का सिद्धांत द थियरी ऑफ ड्रेन का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने, यानी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है, तो इसमें सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। यानी जो है धन निष्क्रमण का सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पर है, ये लंदन में है और 2 मई 1867 को यहाँ पर बैठक हुई। अपने लेख में इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में यानी एक तो दादा भाई नौरोजी जी थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। तो एक तो यह थे जिन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से धन निष्क्रमण का सिद्धांत बताए। और इसके बाद जो है एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो जिनका नाम आर.सी. दत्त है। इनका यानी भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में आर.सी. दत्त का भी विशिष्ट स्थान रहा है।
27 फरवरी 1901 ईस्वी को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिलता। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देखा कि दो लोग इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल रहे, एक दादा भाई नौरोजी, दूसरे आर.सी. दत्त। और समाचार पत्रों में जो है अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान है धन निकासी का विरोध करने वालों में। 15 अगस्त 1881 ईस्वी के अंक में इस पत्रिका ने अंग्रेजों को चेतावनी स्वरूप लिखा कि वे यह नहीं जानते कि इस शैल क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी किस शोचनीय दशा में पहुंच गया है। और इसमें आगे देखें तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी जी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। यानी 1896 में जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, और इसी दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यानी कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया। अर्थात कहने का सही हुआ कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसमें नौरोजी जी के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने धन निष्कर्षण का सिद्धांत अपने बुक यानी संदर्भित बुक जो यहाँ पर पॉवर्टी एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रूल इंडिया में दिया था। इसके बाद 1905 ईस्वी में नौरोजी जी ने इसी आधार पर स्वशासन की मांग की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था और ये बनारस में हुआ और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जबकि 22वां जो कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ यह कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी ही थे और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और 23वां जो था 1907 में सूरत में हुआ, इसमें जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और 24वां 1908 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। अभी हमने देखा कि जो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन था जो 12वां था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और जबकि 27वां अधिवेशन 1911 में जो कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिशप नारायण धन ने की थी, इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। इस टॉपिक से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 82 प्रश्न है। इसमें है ब्रिटिश इंडिया के लिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? इसका आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो इसमें है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें देखते हैं 1858 के अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे, भारतीय प्रशासन में कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए थे। अतः 1861 ईस्वी में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1861 का जो अधिनियम है ये जो है प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 में पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी, जिसमें महत्वपूर्ण जो है ये इसको देखते हैं, जो कि यहाँ संदर्भित प्रश्न दिया गया है। तो इसमें यह था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अच्छा कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इसी आधार पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी, यानी विभागीय प्रणाली जो है कैनिंग ने आरंभ कर दी। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट की नींव रखी गई। इसमें इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट की नींव किस अधिनियम में रखी गई, तो यही इसका आंसर बनेगा, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और विभागीय पद्धति भी देखा जाए तो यही 1861 है। और इसमें अन्य प्रावधान को इसमें देखें तो नेक्स्ट था, वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो कि विधिवेक्ता होगा। तीसरा इसमें था, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा उसका विस्तार किया गया। उन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था, इसका प्रशासन स्वामित्व प्रश्न आदि पूछने कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट इसमें था, इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने था उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। तथापि इन प्रांतीय परिषदों में बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो गवर्नर जनरल की अनुमति से न प्राप्त कर लें, परंतु कुछ मामलों में विशेष कट संबंधी डाकतार, समुद्री तथा सैनिक मामलों में गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में 1862, 1886 तथा 1897 में क्रमशः इसी एक के अनुसार स्थापित की गई। इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान देखते हैं, 1861 का जो प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बनाया गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान और देखते हैं। तो इसमें यह है, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। यानी अध्यादेश जारी करने की शुरुआत देखा जाए तो इसी अधिनियम के तहत है, और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे, यानी 6 माह तक ही लागू रह सकते थे, और इसी के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखें तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसको हम देख चुके हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 95 नंबर प्रश्न है। ये सही साफ नहीं आया है तो इसको पढ़ देते हैं। तो इसमें 95 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है यानी बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स है।
इसकी विस्तृत व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं तो पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था जो प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। इन्होंने प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। इन विद्वानों में विलियम जोन्स, यहाँ जो नोटेड पॉइंट है, विलियम जोन्स महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1784 इंपॉर्टेंट है, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अर्थात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की। जबकि हम जानते हैं कि भारत में हुए नव जागरण का अग्रदूत जो कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, वे राजा राममोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी तक, यानी बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया है। इसलिए उन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। कुछ संक्षिप्त व महत्वपूर्ण जानकारी राजा राममोहन राय के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने अपना पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा, जिसका नाम तोहफत उल मुहद्दीन, यानी जिनका पहला जो ग्रंथ है फारसी भाषा में है, उसका नाम है तोहफत उल मुहद्दीन, 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इसके बाद 1814-15 इंपॉर्टेंट है कि 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा गठित की। यानी आत्मीय सभा किसने गठित की, तो इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय ने गठित की। तथा 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, यानी इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ईसाई धर्म का भी इन पर प्रभाव रहा। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण कार्य देखें राजा राममोहन राय का, तो 20 अगस्त 1828 यानी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो वे राजा राममोहन राय जी थे। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में देखें या कार्य के बारे में देखें, तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की। सती प्रथा इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध में इन्होंने अपनी पत्रिका, यानी इनकी पत्रिका जो थी संवाद कौमुदी का उपयोग किया। यानी संवाद कौमुदी का उपयोग जिन्होंने किया सती प्रथा का विरोध करने में किया। सरकार द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया और इस प्रक्रिया में रूढ़वादियों द्वारा दायर याचिका इंग्लैंड में भी विरोध किया। बात यूँ कहें तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वह सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में भी रहा है, जो कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और यह कार्य जो है उस समय के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उसके द्वारा किया गया। और इसमें जो सराहनीय योगदान था वह राजा राममोहन राय का था और उन्होंने संवाद कौमुदी जो इनकी पत्रिका थी उसके माध्यम से सती प्रथा का घोर विरोध किया था। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, यानी संवाद कौमुदी जो है बंगाली पत्रिका है, का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार प्रकाशित किया। यानी मीरात उल अखबार भी राजा राममोहन राय द्वारा ही प्रकाशित किया गया। और अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन भी निकाली। मुगल सम्राट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में इन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया था। मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। प्रिवी काउंसिल द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गया था। इनकी मृत्यु जो है वो इंग्लैंड में हुई है, न कि भारत में हुई है। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें वह जो प्रश्न है 101 है, यानी 101 है, और इसमें निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और यात्रियों का नाम है, पहला विलियम हॉकिंस, दूसरा है राल्फ हिच, तीसरा है सर थॉमस रो और चौथा निकोलस डाउंटन। इसका आंसर जो सही वो ए है, यानी पहले इसमें जो आया है सेकंड यानी राल्फ हिच आया है, इसके बाद फर्स्ट विलियम हॉकिंस आया है, इसके बाद फोर्थ निकोलस डाउटन आया है और लास्ट में जो है वो थर्ड सर थॉमस रो आया है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो सेकेंड है यानी राल्फ फिच जो है यह 1583 ईस्वी में, यानी 1583 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का पत्र लेकर भारत आया। उस दौरान जो है अकबर द ग्रेट यानी महान अकबर का शासनकाल था, जिनका शासनकाल यानी अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो इस दौरान राल्फ फिच आया अकबर के दरबार में। और इसमें देखें तो अकबर के समकालीन जो शासक थे, यानी विश्व में अन्य जगहों पर अकबर के समकालीन जो शासक थे उसमें यह यानी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जिनका कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था, इंग्लैंड की थी। और दूसरा शाह अब्बास जो 1588 से 1629 तक था, यह ईरान का शासक था। इसके बाद जार इवान फोर्थ वेसिलएविच ये 1530 से 1584 तक रहा, ये रूस का शासक था। जार इवान फोर्थ वेसिलएविच इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि राल्फ फिच जो है ये अकबर के दरबार में आया रानी एलिजाबेथ का पत्र लेकर के। इसके बाद पहला देखते हैं तो विलियम हॉकिंस है, इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में यानी जो हॉकिंस वो कैप्टन था, तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज
1608 ईस्वी में सूरत की बंदरगाह पर आकर रुका। हाकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हाकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया। तो यह आया जो है 1608 में। हम जानते हैं कि अकबर का कार्यकाल 1605 तक ही था, तो उस दौरान जो अकबर का पुत्र जहांगीर था उसका शासन था। तो अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हाकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु पुर्तगालियों के सत्तापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है विलियम हाकिंस जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में आया और अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया था। इसके बाद इसमें चौथा देखें तो निकोलस डाल्टन है, और यह जो है 1614-15 में, यानी 1614-15 में जो है यह भारत आया। और यह जो सर थॉमस रो है उसके समकालीन ही आया है, लेकिन एक वर्ष पूर्व आया। और यह आगरा में 1619 तक रहा निकोलस डाल्टन। तो तीसरे नंबर पर आने वाले क्रम में दिए गए प्रश्नों तीसरे नंबर पर जो है निकोलस डाल्टन है। इसके बाद इन सबों में सबसे जो लास्ट में सर थॉमस रो आया, इसको देखते हैं। तो 1615, यानी यह जो आया है 1615 में आया है। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। तो इस तरह से देखें तो पहला जो था राल्फ फिच था, यह 1583 में आया। इसके बाद जो पहला था विलियम हाकिंस 1608 में आया। इसके बाद निकोलस डाल्टन 1614 से 15 में आया। और इसके बाद थॉमस रो जो है इन सौ में सबसे लास्ट में 1615 में आया। तो इसका फर्स्ट विकल्प सही है। टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो 104 है। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है वह डी है, अर्थात अंबिका चक्रवर्ती इनकी प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह, यशपाल और छबील दास इसकी प्रारंभिक सदस्य थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी विस्तृत व्याख्या में यह है कि नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में पंजाब में हुई, यानी जो इसकी स्थापना 1926 में हुई और ये कहाँ हुई? पंजाब में हुई। संस्थापक इसके जो थे भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। नौजवान सभा के राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार थे, यानी इसके उद्देश्य देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके थे। तो पहला था सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना। दूसरा था संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावना उत्तेजित करना। तीसरा ऐसे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक आंदोलनों के साथ सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर रखकर देश को उसके उद्देश्य अर्थात संपूर्ण आजादी तथा किसान और मजदूर राज्य लाने में सहायता करें। और चौथा था मजदूरों और किसानों को संगठित करना। नौजवान सभा के प्रमुख उद्देश्य थे। नौजवान सभा ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयां शुरू की। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में इंपॉर्टेंट है, इसके नौजवान सभा के मुख्य कार्यकर्ताओं में जो थे वो केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह कसी, कविसर महता आनंद किशोर, यानी जो थे वह पहले ने देखा केदारनाथ सहगल जी थे, दूसरे पर शार्दुल सिंह कसीवर थे, तीसरे पर महता आनंद किशोर थे, चौथे पर सोडी पिंडीदास थे इत्यादि मशहूर आंदोलनकारी थे। इस सभा की बैठकों में डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, श्रीपाद, अमृत डोंगे, फिलिप स्प्रेट और जवाहरलाल नेहरू जैसे महानुभावों ने भाषण दिए। अर्थात नौजवान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी भाषण दिया था। और इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो नौजवान सभा ने भारत के युवकों को गदर के वीरों तथा आयरलैंड, टर्की, जापान, चीन आदि की स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का अनुसरण करने यानी अनुकरण करने का आह्वान किया। इसने रूस के साथ मित्रता सप्ताह, नौजवान सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह तथा काकोरी दिवस भी मनाया। जब साइमन कमीशन 20 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक बहुत बड़ी जुलूस का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठियों की बौछार की गई। कहा जाता है कि इसी कारण 1 महीने बाद वे परलोक सिधार गए। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस सभा ने, नौजवान सभा ने, सभा के कुछ नेतागण जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयपाल ने स्कॉट को मारने का निश्चय किया, मगर गलती से दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स हाउस के रीडर चरण सिंह की उनकी गोली से हत्या हो गई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाया, जिसमें काकोरी कांड का हमने इसमें नाम लिया। तो काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और इसमें महत्वपूर्ण देखें तो इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ, नोटिस पॉइंट है सहारनपुर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में लाइन अप पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, यानी काकोरी जो कांड किया गया इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई, 4 को आजीवन कारावास दिया गया था। 4 क्रांतिकारियों जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लारी को क्रमशः, यानी गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल जी को, फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां को और नैनी इलाहाबाद में जो है रोशन लाल को और गोंडा में राजेंद्र लारी को फांसी दे दी गई। जो ये सभी सदस्य जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य थे, यानी HRA की जो स्थापना 1924 में की गई कानपुर में, और इसके संस्थापक जो थे सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी जी थे। जबकि इसी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA बनाकर जो इसका गठन किया गया, इसका स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी में किया गया। स्थान जो है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान रहा, तो इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी थे।
इससे संदर्भित नेक्स्ट यानी अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो 125 नंबर का है। तो इसमें है सातवाहन शासकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसमें पहला जो है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, दूसरा सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिला। तो इसका आंसर जो है वह बी है, अर्थात ये दोनों ही कथन सही है। यानी जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं कि सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही, यानी इसका आंसर बी है। इसको विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की। सातवाहन यानी आंध्र वंश, सातवाहन को आंध्र वंश भी कहा जाता है। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक में देखें तो पहला सिमुक, दूसरा सातकर्णी, तीसरा गौतमीपुत्र सातकर्णी और नेक्स्ट वशिष्ठ पुत्र, नेक्स्ट पुलु मावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी इसके प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 रासु यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने गाथा, सप्तक शतक तथा गुणाद्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्रह्मी थी, जो कि यहाँ पर है। इसको हम देखते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसको संदर्भ करते हैं। तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, तो इसमें दिया है सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्रह्मी थी। भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी, लिपि ब्रह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां देखते हैं तो कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। यानी कला के रूप में हमने देखा तो ये कला के पोषक भी रहे, क्योंकि यह जो है स्थापत्य कलाकृतियों में कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन काल में ही हुआ और अमरावती कला का विकास भी हुआ। तो यह दोनों ही कथन जो है सत्य, अर्थात 1 व 2 दोनों सत्य हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि सातवाहन राज्य जो था उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु अर्थात ब्रिज का कार्य किया, अर्थात यह बीच में था, यानी भारत के मध्य में जो था वो सातवाहन वंश था। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह 2021 का आखिरी प्रश्न यानी 150वां प्रश्न है। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जबकि 3 जो इसमें हैं लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जबकि बाल गंगाधर तिलक जी कभी भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। तो इनके बारे में देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 ईस्वी। उपाधि इनको जो दी गई वह लोकमान्य की उपाधि दी गई। भारत के बेताज बादशाह की भी इनको उपाधि दी गई। पत्र इन्होंने जो प्रकाशित किया 1881 में मराठा सहयोगी इनके आगरकर जी थे और 1881 ईस्वी में ही केसरी सहयोगी केलकर जी थे। 1893 में गणपति उत्सव शुरू करवाया। इसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू कराया। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। यानी तिलक जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा उन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर की महाराजा के प्रति दुर्भावपूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896-97 में ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। यानी लोकमान्य की उपाधि जो है इनको जो है महाराष्ट्र की जनता ने दी, क्योंकि कर न देने का आंदोलन इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था। इसके बाद 1897 ईस्वी में इन्हें अपने पत्र केसरी में रैम्ड एंड एस्टर्ड की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 24 जून 1908 ईस्वी को तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई। इन्हें माडले जेल बर्मा में रखा गया। माडले प्रवास के दौरान ही इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। यानी गीता रहस्य किसने लिखी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। और ये कहाँ लिखी है? माडले जेल बर्मा में लिखी है। तिलक की सजा के विरुद्ध बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 ईस्वी में अपनी पहली राजनीतिक हड़ताल की। यानी तिलक जी की सजा के विरुद्ध बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 ईस्वी में अपनी पहली राजनीतिक हड़ताल की। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्नेस्ट के लेखक, इंपॉर्टेंट है कि लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्नेस्ट के लेखक विलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। कई बार पूछा जा चुका है पीटी एग्जाम में। तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। यानी कहने का आशय ये कि बाल गंगाधर तिलक जी ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका यही आंसर है कि इसमें लाला लाजपत राय के बारे में देखें तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यानी इसकी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास करते हैं तो खिलाफत आंदोलन 1919-22 ईस्वी जो है यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। तो इसमें 1918-19 ईस्वी के मध्य में भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली शौकत, इंपॉर्टेंट है, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली, यानी इसमें 2 थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोर पकड़ा खिलाफत आंदोलन भारत में।
गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। मार्च 1920 ईस्वी में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे। तो 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम कहने का सही हुआ कि 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। परंतु 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब देखते हैं यहाँ पर प्रासंगिक पॉइंट को। तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। 1920 में जो कलकत्ता में इसका विशेष अधिवेशन किया गया 1920 में, उसमें जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। परंतु इस आंदोलन का सबसे प्रमुख विरोध CR दास ने किया। यानी इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का जो है सबसे ज्यादा विरोध CR दास ने किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे जिन्ना इनोवेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खारपड़े ने भी इसका विरोध किया। यानी जो है असहयोग आंदोलन का विरोध करने वालों में CR दास जी थे और साथ ही जिन्ना इनोवेसेंट, बिपिन चंद्र पाल एवं GS खारपड़े जी भी थे। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी समय घोषणा की कि 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने 1 वर्ष में आज़ादी घोषणा कब की थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान की थी और यह दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान की। अबुल कलाम आजाद इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल, यानी अल हिलाल जो है यह अबुल कलाम आजाद जी की पत्रिका है अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 ईस्वी आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अर्थात असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है समाप्त हो गया 1924 में। इसमें देखें तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए। एक 26वां हुआ था 1920 में नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे CV राघवाचार्य जी थे, जिसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी इसमें। और इसका विशेष अधिवेशन जो था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में ही हुआ, कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में देखें तो इन्होंने कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था और ये बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और जबकि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखें तो इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक जो था 52वां और 53वां, यानी 52वां और 53वें कांग्रेस का जो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और 52वां जो हुआ था 1938 में हरिपुरा में हुआ था और 53वां जो था 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की और यह स्थान हरिपुरा था, इसी में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन में, जो कि 52वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें जो कई बार एग्जाम में पूछे गए इस संदर्भित मुद्दे को लेकर के। तो इसमें जो है इसके पहले अधिवेशन को देखते हैं। तो पहला अधिवेशन जो है वह बंबई में किया गया और यह जो वर्ष 28 दिसंबर 1985 में किया गया। पहला अधिवेशन 1885 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। इसकी प्रमुख बातों को देखें जो कि काफ़ी बार इससे मुद्दे को लेकर PT एग्जाम पूछा जा चुका है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी के, यानी ईस्वी तक बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। यानी कॉलेज भी इसमें इंपॉर्टेंट है। बंबई में हुआ, ग्वालियर टैंक में हुआ और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादाभाई नौरोजी के सुझाव इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम हुआ वह दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर हुआ। प्रारंभ में यह पुणे में होना था, परंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बंबई कर दिया गया। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये भी पूछा एग्जाम में, इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 था, पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। इसमें ज्यादातर प्रतिनिधि वकील और पत्रकार थे। यानी इसके जो प्रतिनिधि थे ज्यादातर वकील और पत्रकार थे। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी जी थे। और तीसरा जो 1887 में हुआ, ये मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा जो अधिवेशन 1888 ईस्वी में यानी इलाहाबाद में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है इलाहाबाद में हुआ 1888 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ और यह कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहमुल्ला सयानी थे और ये पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद 23वां जो अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। और 24वां जो अधिवेशन 1909 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने की। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। इसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता विषम नारायण धर ने की। इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और इसके बाद 31वां जो है 1915 में बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। इसके बाद 32वां अधिवेशन 1916 कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और इसी अधिवेशन में MK गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और इसमें जो था चंपारण के जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने
चंपारण के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया था। इसी के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह यानी गांधी जी का भारत में प्रथम जो सत्याग्रह प्रयोग था वो चंपारण में हुआ 1917 में। और इसमें 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था लखनऊ में, अंबिकाचरण मजूमदार जिसके अध्यक्षता थे, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था और इसी में जो है चंपारण की किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था इनको। और जो 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। और इसमें आगे देखें तो इसमें जो है 33वां जो अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। यह प्रथम महिला अध्यक्ष होने का इनको गौरव है। और इसके बाद विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। इसके बाद 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ, इसकी जो अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने की थी। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। इसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इसके बाद विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में हुआ, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। सबसे युवा अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति बने। इसके बाद 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी। यानी एकमात्र बार जो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है वह 40वां जो अधिवेशन था कांग्रेस का वह 1924 में हुआ, बेलगांव जो कि कर्नाटक में वहाँ हुआ था। इसके बाद 41वां 1925 में अधिवेशन हुआ कानपुर में, इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का इनको गौरव मिला। इसके बाद 42वां 1926 में हुआ गुवाहाटी में, इसके एस श्रीनिवास आयंगर इसकी अध्यक्षता की। सदस्यों के खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। इसके बाद 43वां 1927 में मद्रास में किया गया, इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर एम अंसारी ने की। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसके बाद जो है 45वां 1929 में लाहौर में किया गया, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद 46वां 1931 में कराची में यह अधिवेशन किया गया और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद 91वां जो है जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 1937 में फैजपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यह जो है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसके बाद जो आपका है 55वां जो है 1900 यानी अभी हमने जो फैजपुर में देखा वो 91वां था, यानी 91वां जो अधिवेशन था फैजपुर में था। इसके बाद जो है 54वां जो 1940 में हुआ रामगढ़ में और इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की। और सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्षता करने वाले हैं वह अबुल कलाम आज़ाद जी ही थे। 1940 से 1946 तक इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की, कार्यभार संभाला। इसके बाद जो 55वां हुआ 1946 में मेरठ में, तो इसमें आचार्य जेवी कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज़ादी के समय अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यह कांग्रेस के अधिवेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।